नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर दहशत की तस्वीरें हैं, बिहार की राजनीति में सस्पेंस है और भूटान की वादियों से आई भरोसे की एक नई कहानी। एक तरफ लाल किले के पास हुआ वो धमाका जिसने पूरे देश को हिला दिया, दूसरी तरफ बिहार की सियासत जहां एग्जिट पोल्स ने मचा दी हलचल। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा, जहां भारत भूटान रिश्तों में जुड़ा है नया सुनहरा अध्याय। तो आखिर क्या है 10 नवंबर धमाके की साजिश, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। लेकिन इससे पहले ये नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, बोले पीएम मोदी। दिल्ली धमाकों में बढ़ी मृतकों की संख्या 10 से बढ़कर हुई 12। दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मिले पीएम मोदी, भूटान से लौटते ही सीधे पहुंचे एलएनजीपी हॉस्पिटल। I-20 के बाद इको स्पोर्ट कार की तलाश तेज, संदिग्धों से जुड़े मामले में अलर्ट। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, अब स्वास्थ्य में है सुधार। रोहतक में कार के अंदर मिला 1 करोड़ रुपए कैश, सिक्योरिटी जांच के दौरान जब्ती। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में अलर्ट, जिला जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र, घर पर ही होगा इलाज। गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमत में भारी उछाल, 1,25,510 रुपए हुआ गोल्ड। भारतीय शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स 595 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,800 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। दिल्ली के दिल लाल किले के पास हुए धमाके ने देश को दहला दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा वो मंजर जब एक पल में सब कुछ लाल गुब्बारे जैसे धमाके में तब्दील हो गया। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने संभाल ली है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें, दिल्ली के लाल किला चौक के पास रविवार शाम एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा था और अचानक एक लाल सी चमक के साथ तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार हवा में उछल गई और पास की पुलिस चौकी की दीवारें तक उड़ गई। अब इस धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को केस सौंपा है। एडीजी विजय साकरे के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। इस टीम में आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से इस केस से जुड़ी सारी केस डायरी अपने कब्जे में ले ली है। साथ ही एनआईए के डीजी और आईबी प्रमुख के बीच अहम बैठक जारी है। वहीं इस धमाके के केंद्र में डॉक्टर उमर मोहम्मद हैं, जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और वही कार चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ। जाहिर है फरीदाबाद में विस्फोट बरामद होने के बाद उमर फरार था और उस पर कई एजेंसियों की नजर थी। पुलिस को शक था कि उमर खुद भी इस ब्लास्ट में मारा गया हो, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। कार से जो शवों के टुकड़े मिले हैं उनकी पहचान सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही हो पाएगी। इसीलिए उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि मिलान हो सके। वहीं दूसरी तरफ जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया है, वो है कानपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी का। एटीएस ने उनके रिकॉर्ड जब्त किए हैं। शाहीन 2013 में अचानक कॉलेज से गायब हो गई थी और 2021 में उनकी नौकरी को खत्म कर दिया गया था। अब एजेंसियां पता लगा रही हैं कि शाहीन ने फरीदाबाद में रहते हुए कैसे जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक शाहीन आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी। उसकी कार से राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं दिल्ली धमाके के बाद कश्मीर घाटी में भी हलचल बढ़ गई है। शोपिया में पुलिस लगातार जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद कई ठिकानों पर रेड हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि इरफान ने ही डॉक्टरों के इस कट्टर नेटवर्क को तैयार किया था, जिसे अब फरीदाबाद मॉड्यूल्स कहा जा रहा है।
आपको बता दें ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 की पहचान भी हो गई है, लेकिन 2 शवों की हालत इतनी खराब थी कि सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही पहचान संभव है। एक शव सिर के बिना था, जबकि दूसरे के सिर्फ अंग मिले हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये ब्लास्ट एक एक्सीडेंटल विस्फोट से हो सकता है। दरअसल फरीदाबाद में छापेमारी के बाद उमर घबरा गया था और विस्फोटक लेकर दिल्ली की ओर भाग रहा था। ऐसे में संभावना है कि जल्दबाजी में डिवाइस एक्टिव हो गई हो और धमाका हो गया हो। जाहिर है एक डॉक्टर जिसने जिंदगी बचाने की कसम खाई थी, वो अगर मौत का सौदागर बन जाए तो सोचिए साजिश कितनी गहरी है। लाल किले के पास का ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस नेटवर्क की झलक है जो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अब सबकी निगाहें एनआईए की जांच पर हैं कि क्या ये ब्लास्ट एक एक्सीडेंट था या साजिश। सवाल बड़ा है, जवाब शायद अभी बाकी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार का कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब तो 14 नवंबर को मतगणना के बाद आएगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने बिहार का सियासी मौसम जरूर गर्मा दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार दोबारा बनती दिख रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कुछ इलाकों में महागठबंधन भी कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं बिहार के कौन से इलाके में किसकी लहर चल रही है और कहां कांटे की है टक्कर। बिहार के सियासी रण का एग्जिट पोल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। आपको बता दें बिहार में मतदान का चरण खत्म हो चुका है और अब बारी है फाइनल रिजल्ट की। बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हैं और शुरुआती अनुमानों में एनडीए की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में कोई एक तरफा लहर नहीं दिख रही। जी हां, यहां बात हो रही है रीजन वाइज बैलेंस पॉलिटिक्स की। भागलपुर रीजन बराबरी की टक्कर। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर सीट की। तो भागलपुर की 27 सीटों पर इस बार मुकाबला टक्कर का दिख रहा है। एनडीए को यहां 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन भी 10 से 20 सीटों तक पहुंच सकता है। यहां अन्य दलों को 1 सीट मिलने का अनुमान है। ऐसे में मतलब साफ है कि भागलपुर में किसी की जीत आसान नहीं होती दिख रही। भोजपुर रीजन महागठबंधन का पलड़ा भारी है। वहीं भोजपुर सीट पर इस बार महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी हां, भोजपुर में 46 सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बना रखी है। एनडीए को यहां 15 से 25 सीटें, जबकि महागठबंधन को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जनसुराज को 1 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है, यानी कि भोजपुर की जमीन पर तेजस्वी यादव की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सीमांचल रीजन एनडीए की बड़ी वापसी। सीमांचल, जिसे अक्सर महागठबंधन का गढ़ कहा जाता था, वहां इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है। यहां एनडीए को 25 से 35 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। महागठबंधन 5 से 10 सीटों पर सिमट सकता है, जबकि अन्य पार्टियां 5 से 10 सीटें जीत सकती हैं। ये आंकड़ा राजनीतिक विश्लेषणों का भी चौंका सकता है, या यूं कहें राजनीतिक विश्लेषणों को भी इस बार चौंकाएगा, क्योंकि इलाका मुस्लिम बाहुल माना जाता है। मगध रीजन में एनडीए का रिटर्न। मगध की 47 सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन इस बार बेहतर बताया जा रहा है। एनडीए को 25 से 35 सीटें, महागठबंधन को 15 से 25 सीटें और जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिल सकती है। मगध में इस बार जेडीयू भाजपा गठजोड़ ने पिछली बार की तुलना में बेहतर वापसी की है। मिथिला रीजन नीतीश की पकड़ बरकरार। वहीं मिथिला की 37 सीटों पर एनडीए फिर से मजबूत दिखाई दे रहा है। उसे 25 से 35 सीटों की बढ़त का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 5 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। यहां की जनता ने एक बार फिर इस सरकार के नाम पर वोट दिया है। तिरहुत रीजन मिलीजुली तस्वीर। तिरहुत की बात करें तो 49 सीटों में एनडीए के लिए थोड़ी चुनौती बड़ी है। एनडीए को 15 से 25 सीटें, महागठबंधन को 10 से 20 सीटें और जनसुराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है, यानी मुकाबला काफी क्लोज फाइट वाला दिख रहा है। वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज आया है मुस्लिम बाहुल 53 सीटों से। जी हां, जहां एनडीए को 30 से 40 सीटों पर बढ़त दिख रही है, महागठबंधन 10 से 20 सीटों तक सिमट सकता है। वहीं अन्य पार्टियों को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ये ट्रेंड्स इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं,
एसआईआर प्रभावित 106 सीटों पर एनडीए को 60 से 70 सीटें, महागठबंधन को 30 से 40 सीटों और अन्य को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इन इलाकों में विकास और रोजगार के मुद्दों ने असर डाला है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह एग्जिट पोल बताता है कि यह चुनाव एक तरफा लहर वाला नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन साधने वाला रहा है। एनडीए भले ही बढ़त में दिख रहा हो, लेकिन महागठबंधन कई जिलों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को तस्वीर साफ करता है कि एनडीए के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन जश्न अभी बाकी है। महागठबंधन ने भी कई इलाकों में मुकाबला रोमांचक बना दिया है। अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर हैं, जब ईवीएम का ताला खुलेगा और सबके सामने आएगी जनता के मन की बात। देखना यह होगा कि एग्जिट पोल के ये अनुमान हकीकत बनेंगे या फिर बिहार एक बार फिर सबको चौंका देगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। चाहे अमेरिका का 9 नवंबर हो, मुंबई का 26 नवंबर या दिल्ली का 10 नवंबर का धमाका, हर बार तारीख बदलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है 11 का डर। जी हां, आतंकियों के खून से सने कैलेंडर की वो तारीख जो हर बार किसी देश की नींद उड़ा देती है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई 11 आतंक का लकी नंबर है या फिर ये एक महज इत्तफाक है। ये सवाल अब फिर उठ खड़ा हुआ है और दिल्ली का ब्लास्ट इस रहस्य को और गहराई दे रहा है। आपको बता दें, सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने अचानक जोरदार धमाका हुआ। समय था शाम 6:55। सिर्फ कुछ सेकंडों में सन्नाटा और अफरा तफरी फैल गई। इस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज एलएनजीपी अस्पताल में चल रहा है। धमाका इतना ताकतवर था कि पास की पुलिस चौकी की दीवारें तक उड़ गईं। शुरुआत में इसे सीएनजी ब्लास्ट समझा गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में हकीकत सामने आई कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि सुनियोजित आतंकी हमला था। इस धमाके में खास बात यह थी कि मुंबई 26/11 से दिल्ली 10/11 तक के धमाके में एक ही पैटर्न रहा, बस तारीख बदली थी। आपको बता दें, 2008 में मुंबई में रात के 10 बजे के बाद गोलियों की आवाज ने समंदर किनारे बसे शहर की नींद उड़ा दी थी। ताज होटल, ओबराय, सीएसटी स्टेशन, कामा अस्पताल, कहीं दया नहीं, कहीं रुकावट नहीं और 160 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अब 17 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली ने भी वैसा ही डर देखा। लाल किला जो भारत की पहचान है, हमारी विरासत है, वहां जोरदार धमाका हुआ, लेकिन इस बार आतंकियों ने कार ब्लास्ट का नया पैटर्न चुना। एक गुरुग्राम रजिस्टर सफेद i20 कार जो रेड लाइट पर धीरे धीरे चल रही थी और फिर एक पल में आग के गोले में बदल गई। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई अचानक बना प्लान नहीं था, बल्कि 11 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई हमले से पहले हुई थी। दिल्ली धमाके के पीछे जो आतंकी मॉड्यूल्स काम कर रहा था, वो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क था, यानी डॉक्टर, प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने आतंक को नई पहचान दी। इन आतंकियों ने जनवरी 2025 से अपनी तैयारी शुरू की थी। फरीदाबाद, गुरुग्राम में उन्होंने अपना बेस बनाया, जहां डॉक्टरी पेशे की आड़ में बिना शक के आसानी से मूवमेंट करते रहे। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल ने गुरुग्राम के धोज इलाके की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपने मिशन का सेंटर बना लिया था। क्योंकि एजुकेशनल कैंपस पर किसी को शक नहीं होता है, वहां लैब जैसी व्यवस्था कर विस्फोटक तैयार किए गए। धोज और फतेहपुर जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में किराए के कमरे लिए गए, जहां आईईडी बनाने और छिपाने का काम चल रहा था, जहां 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना थी, जिन्हें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर एक साथ इस्तेमाल किया जाना था। और इस मॉड्यूल्स के निशाने पर लाल किला, इंडिया गेट, संसद मार्ग और धार्मिक स्थल थे। कुल मिलाकर मकसद देश के दिल में डर और समाज में नफरत फैलाना था। जांच एजेंसियों को शक है कि असली हमला 26 नवंबर के आसपास प्लान था, लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी के या जल्दबाजी के कारण धमाका 10 नवंबर को ही हो गया। आतंकियों ने जानबूझकर गुरुग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार खरीदी ताकि दिल्ली की सीमाओं पर कोई रोक टोक ना हो।
ये कार मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसकी ऑनरशिप जानबूझकर ट्रांसफर नहीं कराई गई थी। पुलिस अब इस कार की चैन गुरुग्राम से अंबाला फिर पुलवामा तक ट्रेस कर रही है। देखा जाए तो ये एक महज इत्तफाक है या सोची समझी साजिश। 3 अलग अलग साल, 3 अलग अलग देश, लेकिन तीनों घटनाओं में एक तारीख कॉमन, 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर 9/11 हमला, 26 नवंबर 2008 मुंबई 26/11 हमला, 10 नवंबर 2025 दिल्ली ब्लास्ट। क्या ये बस तारीख है या मेल, या आतंकियों की सोच में छिपा कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न? सवाल अब एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों के मन में भी है। भले ही 11 एक साधारण नंबर है, लेकिन अब ये डर का प्रतीक बन चुका है। हर बार जब कैलेंडर में 11 आता है तो दुनिया में किसी नए जख्म की याद दिलाता है। अमेरिका से मुंबई और अब दिल्ली, आतंक चेहरा भले ही बदल गया हो, पर सोच वही है, खौफ फैलाना। लेकिन शायद आतंकियों को यह पता नहीं कि हर बार वो हमें डराने आए और हर बार हमने उन्हें हौसले से, एकता से और इंसानियत से जवाब दिया, क्योंकि भारत डरता नहीं, भारत एकजुट रहता है। खैर, जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। भारत और भूटान के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों के नहीं, बल्कि भरोसे और भावनाओं के हैं, और इन्हीं रिश्तों में आज जुड़ गया एक नया सुनहरा अध्याय। जी हां, भूटान के पूर्व नरेश की 70वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंचे, जहां उन्होंने विकास, कनेक्टिविटी और साझेदारी का नया विजन दुनिया के सामने रखा। इस दौर में भारत ने भूटान के लिए 4000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का एक बड़ा ऐलान किया, यानी भूटान अब अपने विकास प्रोजेक्ट के लिए इस राशि का इस्तेमाल कर सकेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि भरोसे को और मजबूत करने वाला है। भारत ने भूटान के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की, ताकि भूटान अपने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर सके। इसी सोच के साथ भारत और भूटान ने अपने शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का निर्णय लिया है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर भूटान के किसानों और उद्योगों को भारत के बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने सीमा पर सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच इस यात्रा में 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जाहिर है, भारत और भूटान 2 छोटे देशों की सीमाओं के पार 2 बड़े दिलों की साझेदारी है, जहां विश्वास नींव है और विकास इसका परिणाम। भूटान की धरती पर पीएम मोदी के इस दौरे ने फिर साबित कर दिया कि भारत सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि साथ लेकर चलता है, और जब पड़ोसी देश साथ बढ़ते हैं तो पूरे दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि की नई कहानी लिखी जाती है। तो आज की शाम दिल्ली के लाल किले से लेकर भूटान की हरी वादियों तक एक बात साफ नजर आई कि जहां साजिशें डर फैलाने की कोशिश करती हैं, वहीं रिश्ते और विश्वास उस डर को मिटाने की ताकत रखते हैं। भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पड़ोस के लिए भी सोच रहा है। बिहार की राजनीति हो या भूटान का विकास, तस्वीरें अलग हैं, लेकिन मकसद एक है, एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।